नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी बहुत नई तो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल की है। और आज का राज्य है राजस्थान। बात 22 अगस्त 2023 की है। राजस्थान के सीकर जिले में खंडेला थाना के गांव हमीरपुर कलां से शाम को 6 बजे थाने पर यह सूचना आई कि गांव की ही एक महिला जिनका नाम संजना देवी है, उनके घर पर दरवाजे की जाली में उनकी लाश लटकी हुई है, जबकि बाहर से गेट में ताला बंद है। सवेरे दूध वाले ने गेट खड़खड़ाया, नहीं खुला। शाम को सब्जी वाला जब आया, आवाज देने लगा और दीवार पर चढ़कर उसने देखा तो उसे जाली में एक महिला की आकृति फांसी में लटकी हुई दिखाई दी। शोर हुआ, गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस ने वो लाश फंदे से उतार कर नीचे रखी और इस गरज से कि घर के भीतर बाकी सामान कैसा है, पुलिस सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि ऐसा तो नहीं कि लूट हुई हो। जैसे ही पुलिस घर के भीतर पहुंची, वहां पर इस महिला के बेटे 32 वर्षीय लाल चंद की लाश लहूलुहान पड़ी हुई थी। पुलिस और गांव के लोग अचंभे में आ गए। लड़के की हत्या गोली मारकर की गई थी। स्पष्ट हो गया ये हत्या की वारदात है और महिला को जिस तरह से बहुत कम दूरी में, यानी पैर जमीन पर लटके हुए और दरवाजे की जाली से फंसा कर लटकाया गया था, स्पष्ट हो रहा था कि ये दोनों ही हत्याएं हैं। आत्महत्या दिखाने की या देने की, आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। पुलिस ने पता करना शुरू किया। कोई जाहिरा रंजिश, यानी प्राइमा फेसी कोई उनकी रंजिश, जमीन का कोई विवाद या कोई पुरानी खानदानी और पुश्तैनी रंजिश का पता नहीं लगा। पुलिस ने गांव में सादे वस्त्रों में लोगों को भेजकर जानने की कोशिश की। पुलिस को कॉल डिटेल इन लोगों की खंगाली गई, देखा गया, आसपास देखा गया। लड़के के मोबाइल फोन पर कुछ संदिग्ध नंबर पिछले काफी दिनों से आते हुए देखे गए। उस नंबर को ट्राई किया गया, वो स्विच ऑफ आया। उस नंबर की लोकेशन देखी गई तो घटना के दिन, यानी कि 22 अगस्त और 21 अगस्त को मध्य रात्रि से पहले और मध्य रात्रि के बाद उसकी लोकेशन वहां पर नहीं मिली। पुलिस भी पशोपेश में पड़ी कि यह आदमी कौन है। बहरहाल उसकी कॉल डिटेल में जो बी पार्टीज थीं, उनसे कांटेक्ट जब किया गया तो ये पता लगा कि इस आदमी का नाम कमलेश यादव है। कमलेश यादव के बारे में वहां पूछने पर पता लगा कि ये हो सकता है, एक मोटरसाइकिल कभी कभी यहाँ आती थी, नंबर उसका हरियाणा का था, तो हो सकता है कि ये वही आदमी हो जो यहाँ आया करता था। गांव वालों ने आगे पीछे जैसे वो जोड़ के बताते हैं कि फला आदमी के यहाँ फला की जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन ये शाम को यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी। बहरहाल पुलिस ने उन डेट्स को एग्जैक्टली लोगों के बताई गई घटना से मैच करके देखा तो उन दिनों में उस मोबाइल फोन की लोकेशन घर पर थी। पुलिस का संदेह पक्का हो गया। बी पार्टीज में जो जो लोग थे
ज़्यादातर लोग तो एक बार जब पुलिस पूछती कि भाई ये नंबर किसका है, वो कहाँ से आया था, या आप कैसे इसको जानते हैं, उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं कि पता नहीं क्या बात है, पुलिस क्या पूछेगी, कहाँ फंसा देगी, कहाँ उलझा देगी। बहरहाल कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं। पुलिस ने उनसे पूछा ये कमलेश कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि जिसके पास नंबर और नाम दोनों फीड होगा, जब आप मिलाएंगे तो वो उधर से आपके फर्स्ट नेम या सर नेम से बुलाएगा, कहेगा हाँ भाई पांडे जी बताइए, या कमलेश बताओ, या फिर कहेगा कि हाँ भाई दीपक बताओ, चूंकि उसका नंबर फीड है। तो ऐसे लोगों को फ़ोन करने पर जिन्होंने छूटते ही कमलेश के नाम से रिस्पांस दिया, उनके पास उनका नंबर रहा होगा, और धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करके और कमलेश का पता लगा लिया गया। कमलेश के साथ साथ उसी समय पर एक दूसरा फ़ोन भी जयपुर की एक ही लोकेशन पर स्विच ऑफ हुआ, जिसका कमलेश की सीडीआर में बार बार नंबर आ रहा था, यानी उससे बात हो रही थी। उसका पता किया गया तो उसका नाम पता लगा कि उसका नाम रिंकू है, और रिंकू का पूरा नाम था रिंकू उर्फ रिकाश, और सोनीपत का वो रहने वाला है। और कमलेश यादव, जो लोगों ने बताया बातचीत में, जिनके जिनके नंबर डायल किए गए, कि वो काला डेरा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने सोनीपत से कमलेश के बारे में पता किया तो ये पता लगा कि ये एक हत्या के मुकदमे में इसे अदालत से सज़ा भी हो गई, लेकिन उसके बाद से ये फरार है, यानी सज़ा याफ्ता फरार अपराधी है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि कमलेश और रिंकू दोनों इस अपराध में शामिल हैं, लेकिन कारण तभी पता लगेगा जब ये दोनों गिरफ्तार होंगे। धंधे का पता लगा तो ये पता लगा कि साहब रिंकू तो फरारी काट रहा है, और ज़्यादातर लोकेशन उसकी कमलेश के पास रहती थी। कमलेश के बारे में ये पता लगा कि वो जयपुर में अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ किराए पर रहता है। वो अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता है, और जयपुर के तमाम होटलों में वो लड़कियां सप्लाई करने यानी देह व्यापार के काम में लिप्त है। बहरहाल पुलिस ने हरियाणा के खरखौदा इलाके में एक फार्म हाउस पे दबिश दी। ये दोनों उसके भीतर थे। जो नया नंबर नए सेट पर चला रहे थे उसका पता लग गया था। घेरा गया। ये छत से कूदने में इसकी कमलेश की पैर उसका मुड़ गया या हड्डी टूट गई, ये भाग नहीं पाया, और पुलिस ने रिंकू को दौड़ा के पकड़ लिया। दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। फिर अपना किस्सा बताना शुरू किया। उसने बताया कि मैं अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता हूँ, और अस्पताल में तमाम जो तीमारदार जो मदद मरीज के लिए आते हैं उनमें लड़कियों को टारगेट किया करता था। जैसे कोई मरीज 20 दिन रुका हुआ है, उसके साथ आने वाली जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको बहला फुसला के उनके नंबर ले लेता था और फिर उन्हें देह व्यापार में ढकेल दिया करता था। ऐसी लड़कियां जो जयपुर या आसपास उसके 10-20 किलोमीटर के रेंज में हों, उनसे वो बातचीत करके रखता था, और उसके इसी कांटेक्ट की वजह से तमाम होटलों के रिसेप्शन पर रहने वाले लोग लड़कियों की डिमांड आने पर उसी से संपर्क करते थे, और वो समय पर निश्चित जगह पर निश्चित तिथि पर लड़कियों की सप्लाई करता था। ये पता लगा कि लालचंद से आखिर उसकी मुलाकात कब हुई। उसने एक किस्सा बताया।
कि साहब ऐसे ऐसे वो आके रुका था और बार बार वो एक ही लड़की के लिए कहता था। ये संभव नहीं था। मैंने उसके माइंडसेट को रीड किया कि ये बहुत उतावला है शादी करने के लिए, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। जिस लड़की के लिए बार बार वो कहता था कि यही हमारे पास भेजी जाए, मैंने एक प्रस्ताव दिया कि मैंने बात कर ली है, अगर तुम चाहो तो मैं इस लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगा। बार बार उसके लिए भाग के सीकर से जयपुर आना, ये तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारा छूट जाएगा और शादी करके उसे घर पे रखो, बस 5 लाख रुपए एडवांस मुझे दे दो। लालचंद भी इतना उतावले थे कि उन्होंने फौरन घर जाकर और 3,75,000 यानी 3.25 लाख अपने बहनोई से उधार लिए और कमलेश को दे दिए। कमलेश ने बताया कि मैंने बात तो की नहीं थी लड़की से, बात एकदम फर्जी थी और मैं उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था कि तुम 2 बार उसी से होटल में उसे बुलवा चुके हो, हम लोग मिलने के लिए। उसकी आने जाने की CCTV फुटेज हमारे पास है। तुमने भीतर कमरे में क्या किया उसकी फुटेज हमारे पास है। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन वो एडमेंट रहा कि नहीं, या तो मेरा पैसा वापस कराओ या उसी लड़की से मेरी शादी कराओ। बात जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसने कहा कि मैंने बात कर ली है, सितंबर में उसकी शादी आपको करनी होगी, यानी एक ही महीने में। जब बात ब्लैकमेलिंग पर नहीं सही हो पाई कि ब्लैकमेलिंग की बात करूंगा ये पैसा छोड़कर भाग जाएगा, वो नहीं माना तो उन्होंने कहा सितंबर। उसको अपने घर लालचंद ने बुलाया, वो घर भी चला गया। वो ये कहता रहा कि हमें उस लड़की का नंबर दे दो या उसके घर वालों का नंबर दे दो, हम बात कर लेंगे कि बारात कितने लोगों की जाएगी, खाने कितने लोगों का बनेगा, क्या क्या हमको कपड़े लाने हैं, क्या जेवर लाने हैं। लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर कमलेश इस बात को टाल देता था और ये कहता था कि नहीं, मुझसे बात हो गई है और 100 लोगों की बारात आप ले आइएगा और ऐसे आइएगा, वैसे आइएगा, ये इतने कपड़े ले आइएगा, इस तरह की बातें करता रहा। लेकिन जो तिथि निश्चित थी 22 या 23 सितंबर, उस पर वो जब नज़दीक आने लगा तो इसे लगा अब बात खुल जाएगी। 8 सितंबर को शादी होने की बात हुई थी, तो उसे लगा कि वो बात खुल जाएगी, वो पकड़ा जाएगा और रुपए उसे लौटाने पड़ेंगे। इसी बीच में उसका दोस्त जो रिंकू था, जो फरारी काट रहा था, उसी के पास अपने पास ही उसने एक कमरा उसको दिलवा दिया था। दिन भर उसी के साथ मटर गश्ती करता था। उसने रिंकू से संपर्क किया और रिंकू से कहा कि वो जिस हॉस्पिटल में नौकरी करता है वहाँ उसे एक लड़का बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। वो उसे नौकरी से निकलवाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसको मारना जरूरी है। रिंकू भी फौरन राजी हो गया। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुमने मेरी इतनी मदद की है, आज भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस लड़के को पहचानवाने के लिए रिंकू और कमलेश जयपुर से चल के 12 अगस्त को, 13 अगस्त को और 16 अगस्त को लालचंद के घर पर आए। बहाना वही कि उन्होंने कहा है कि भाई चांदी के 5 गहने ज़रूर होने चाहिए, सोने के 2 गहने भी ज़रूर होने चाहिए, 12 साड़ियाँ होनी चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने बातें बनाने के लिए इस बहाने से वहाँ जाते थे कि अगर दांव लग जाए तो हम लालचंद को मार लेंगे और तब हमें ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 12 अगस्त, 13 अगस्त और 16 अगस्त को घर में कोई न कोई और भी मौजूद मिला, इसलिए वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। 20 अगस्त को 6 से 7 बजे के बीच कमलेश और रिंकू ने लालचंद के घर पर ही खाना खाया और वहीं से कमलेश के कमरे पर खाना खाया। कमलेश और रिंकू ने पहले खाना खाया अपने घर पर
और फिर वहीं से उसने लालचंद को फ़ोन किया कि खंडेला मोड़ पर हम मिलेंगे। दोनों आरोपी अपने मोबाइल जयपुर में ही अपने कमरे पर छोड़कर खंडेला के लिए रवाना हो गए। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच दोनों लालचंद के गांव हमीरपुर कलां पहुंच गए। वहां दोनों आरोपी कमरे में थे। बातचीत करते करते उन्होंने वहीं सोने की इच्छा भी जताई। उनका भी बिस्तर वहीं उसी कमरे में लगा दिया गया और जब देर रात को उन्होंने देखा कि लालचंद गहरी नींद में सो गया है, शूटर रिंकू ने लालचंद के सिर पर सटाकर गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सी आई। माँ तो माँ होती है, उसे अंदाज हो गया। वो सो रही थी, उठी और अपने बेटे के कमरे तक गई। ये दोनों दरवाजे की आड़ में छिप गए और जैसे ही वो भीतर को गई, वो पीछे से इन लोगों ने सजना देवी का गला घोंट दिया। कमरे में पड़ी एक रस्सी हाथ में ली और उसका गला घोंट दिया। उसी रस्सी का फंदा बनाकर उन्होंने उसको मेन दरवाजे की जाली पर लटका दिया। वहाँ से बाहर निकले और बाहर मेन गेट का ताला चाबी वहीं खिड़की पर जो ओट होती है उस पर रखा हुआ था, वहीं उस पर ताला बंद कर दिया गया और दोनों अपनी मोटरसाइकिल लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। ये पूरा किस्सा पुलिस को पता लगा। पुलिस पहले ही डाउट कर रही थी कि महिला ने फांसी नहीं लगाई है, महिला को मार के लटकाया गया है और यही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई है। बहरहाल उन दोनों को जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, खूब अच्छी तरह समझिए। आज की घटना में 3 किरदार हैं। एक तो प्रोफेशनल शूटर है, सजा याफ्ता है, फरार है सोनीपत सिटी से, जिसके ऊपर हत्या का इल्ज़ाम है और ट्रायल के बाद उसे उस हत्या में आजीवन कारावास की सज़ा भी हो गई, लेकिन वो फरारी काट रहा था। एक किरदार ये। दूसरा किरदार कमलेश, जो होटल्स में लड़कियां सप्लाई करता था, यानी दलाल यानी पिंप का काम करता था। ज़रूरतमंद या पेशेवर लड़कियां उसके संपर्क में रहती थीं और जहां से डिमांड आती थी या जैसी डिमांड आती थी, वो अपना कमीशन लेकर तयशुदा टाइम में उन लड़कियों को होटल भेज दिया करता था। होटल के भीतर उस लड़की को किस कमरे में या किसके पास ले जाना है, ये काम होटल के कर्मचारी करते थे। यानी कमलेश को ये नहीं पता होता था कि जो मैंने लड़की भेजी है वो किस कमरे में गई है। ये प्रोफेशनल सीक्रेट्स, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द प्रोफेशन, कि उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि ये लड़की किसके पास गई है। ना होटल को ये पता होना चाहिए कि ये लड़की कहाँ से आई है। कमलेश को ये पता है कि लड़की कहाँ से आई है और होटल मैनेजमेंट को पता है कि लड़की किस कमरे में भेजी गई है और सबका अपना अपना कट या अपना अपना कमीशन है इस धंधे में। ये हो गए 2 किरदार। तीसरा किरदार था लालचंद। उसकी माँ उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थी कि बच्चे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, बुढ़ापा कटे, थोड़ा सा घर में चहल पहल हो, बच्चे हों, किलकारियाँ हों, परिवार पूरा हो। इस तरह जो घर की सयानी बुजुर्ग या सीनियर महिलाएं होती हैं, अपने बच्चों के बारे में इसी तरह के सपने लिए होती हैं। वो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छी शादियां आ नहीं रही थी। जो आ रही थीं वो इस बात पर कट जा रही थीं कि लालचंद कुछ करता नहीं था, केवल माँ बाप के जमा किए हुए पैसे वो उड़ा रहा था। इसी बात पर बात कट जाया करती थी। दोस्तों से उसने कहा लड़कियों के लिए, भाई कोई शादी हो, किसी की जानकारी में हो। दोस्तों ने ये मदद तो नहीं की कि कोई लड़की बताई हो, कोई परिवार बताया हो। ये और बता दिया कि शादी जब होगी तब होगी, तुम ऐसा करो जयपुर चले जाओ। 5-7 होटलों के नाम बताए
उन्होंने कहा इनमें से किसी होटल में चले जाना, रिसेप्शन पे पूछना, कमरे का दाम भी बता दिया कि 2000 1500 पर नाइट के कमरे हैं, और उससे कहा कि जब रिसेप्शन पर पहुंचना तो उनसे पूछना कि मुझे उनसे बताना कि मछली है, और वो जब हाँ कहेगा तो उससे ये पूछना कि आजकल क्या भाव है मछली के। वो एक दाम बता देगा, आधा तुरंत जमा करना है और आधा चेकआउट होते समय देना पड़ेगा। और टाइम पर तुमने कहा मछली है, उन्होंने कहा है, क्या भाव है, बोले ये भाव है, इतना पैसा जमा कर दो, घंटे आधे घंटे में तुम्हारे कमरे में कोई न कोई आ जाएगा। लालचंद को ये बड़ा दिवा स्वप्न जैसा लगा, भाग के जयपुर गया, उन्हीं में से एक होटल में घुस गया। होटल के रिसेप्शन पर पूछा कि भाई मुझे मछली चाहिए। उसने फ़ौरन कहा कि हाँ मिल जाएगी। क्या भाव है, उसने भाव बता दिया। आधा पैसा अभी दीजिए, आधा पैसा दे दिया। उसके बाद अपने कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद एक लड़की आई और होटल के कर्मचारियों ने उसे उसके कमरे में ड्रॉप कर दिया। लड़की को सुरक्षित वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी कमलेश की होती थी। कमलेश का मतलब जो कोई भी दलाल या पिंप होगा, होटलों में जो ये बहुत ही बुरा और गंदा काम होता है, ये सब जगह एक जैसा है। कोड बदले हुए हैं ताकि वहाँ रिसेप्शन पे अगर बहुत से लोग हों तो लोग समझ न पाएँ कि ये क्या कहना चाहते हैं, या फिर जो और चालाक या प्रोफेशनल लोग हैं वो इंटरकॉम के जरिए उनसे बात कर लेते हैं। इसलिए वो केवल कोड चेंज होता है, एसओपी बिल्कुल सेम होती है सब जगह। प्रोफेशनल इथिक्स जो वो फॉलो करते हैं, इनको उसके बारे में पता ना हो, उसको इनके बारे में पता ना हो। बहरहाल वो जब वो लड़की बाहर आती है, होटल कर्मचारी उसको नियत स्थान पे ले जाते हैं। कमलेश वहाँ से उनको वापस उनके ठिकाने तक पहुँचा देता है। अगले दिन लालचंद चले गए। 1 हफ्ते बाद फिर आए, रिसेप्शन पर बोले कि मछली है। उसने फिर जवाब दिया हाँ है, लेकिन इस बार उसने कहा कि हमें वही मछली चाहिए जो पिछली बार भेजी गई थी। रिसेप्शन वाले ने कहा साहब ये हम लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी मछली, हमारे एजेंट को पता होता। उसने कहा एजेंट से पूछ लीजिए। आधा पैसा जमा किया, कमरे में चला गया। होटल वालों ने कमलेश से पूछा तो कमलेश ने कहा कि भाई ये बताओ, उस दिन तुम्हारे यहाँ 3 मछलियाँ भेजी थी मैंने, उसको कौन सी मछली गई थी ये तो आपको बताना होगा, तभी तो हम उसे भेजेंगे। होटल वालों ने कहा हम भी इसका हिसाब नहीं रखते कि कौन सी मछली आई और किस कमरे में दी गई। बहरहाल उसने अंदाज से एक लड़की भेजी। जैसे ही वो उसके कमरे में गई, लालचंद ने वापस कर दिया उसे। होटल रिसेप्शन पे नाराजगी व्यक्त की और ये कहा कि मैंने कहा था कि हमें वही मछली चाहिए। उन्होंने कहा साहब अब तो आ गई है, पैसा पेमेंट करना होगा। उन्होंने कहा पैसा हम पूरा देंगे, हम 2 दिन और रुक जाएंगे, लेकिन चाहिए हमें वही मछली। होटल वाले इरिटेट हो गए। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा करिए, मैं उसका अपने एजेंट का नंबर देता हूँ, आप उससे बात कर लीजिए, हम लोग ये सब नहीं बता पाएंगे। कमलेश का नंबर लालचंद को दिया गया। लालचंद ने कमलेश से पूछा। कमलेश ने कहा कि नहीं साहब और अच्छी लड़कियां हैं ये। उसने कहा नहीं मुझे वही लड़की चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप फ़ोन पे क्या बात करूं, मैं खुद आ रहा हूं, आपसे बात करूंगा, उसका हुलिया चाल ढाल पूछूंगा, आप हमें बताइएगा तो मैं कोशिश करूंगा वही मछली आपको मिल जाए। कमलेश लालचंद के कमरे में पहुंच गए। बातचीत हुई, इसने सारी बातें पूछी। ये बातें तो वो कि भाई क्या रूप रंग नक्श कपड़ा क्या था, और वहीं से टेलीफोन करके कुछ एक से पूछा जो उनके साथ में और रहते हैं चंगू मंगू, तो ये बताया कि वो लड़की आज फ्री नहीं है। लालचंद ने कहा देखो भाई आज वो फ्री नहीं है, तुम्हें रुकना होगा और हम कल अपने साथ लेके आपके पास आएंगे। लालचंद ने चाय पिलाई और इस बीच में
कमलेश ने बहुत ढेर सारी बातें उससे करके उसकी बातों से ये अंदाज़ लगा लिया कि इसकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए उतावला है, घर से ठीक ठाक है, माँ बाप के पैसे ही खर्च करता है, ये सारी चीज़ें उसने जान ली। और अगले दिन जो मछली वो डिमांड कर रहा था वही मछली लेकर वो आया। लालचंद भी खुश हो गए। लालचंद जब वहां से अगले दिन वापस घर को गए तो पीछे पीछे कमलेश का फोन आया और कमलेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप जो है आप उसको बहुत पसंद करते हैं और मैंने बात कर ली है, अगर आपका मन हो कि उससे शादी करनी है तो ये शादी हम करा देंगे, बस 5 लाख रुपए हमें एडवांस दे दीजिए, तब हम बात शुरू करेंगे। लालचंद ने फौरन हाँ कर दी और कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पैसा लेकर आता हूँ। वो घर गए और अपने जीजा से उन्होंने 3.25 लाख रुपए लेके उसे दे दिया। दिक्कत ये थी कि कमलेश ने ऐसा उसकी मेंटलिटी को रीड करके, उसकी अकुलाहट को रीड करके, उसके पैसे की औकात को रीड करके ये ऑफर दिया था, जबकि उसने लड़की से कोई बात किसी किस्म की नहीं की थी। पैसा देने के बाद लालचंद रोज फोन करने लगे कि उसका नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। उनका सब बात तय हो गई, 8 सितंबर को शादी की डेट निकाल दी हम लोगों ने। हम आपको पूरी बात उनसे पूछ के बता देंगे, कितने बाराती आएंगे, कितने लोग रहेंगे, क्या लेके आना है, कौन से कपड़े लाने हैं, क्या साड़ी लानी है, क्या गहना लाना है। इस तरह की बातें उससे भरमाता रहा उसे। और वो जिद करता रहा कि हमें लड़की या लड़की के घर वालों का नंबर दे दीजिए, मैं सीधे बात करूँगा। धीरे धीरे 8 सितंबर आने ही वाली थी। यानी ये घटना जो मैंने आपको बताई कि ये है 23 अगस्त की। बातचीत करते करते 8 सितंबर नज़दीक आ गई। इस बीच में 3-4 बार वो ये कह के गया उसके घर कि उनका ये संदेशा है। तो जब शादी की डेट नज़दीक आने लगी तो इस बीच में उसने एक आध बार लड़की से बात भी की कि तुम अगर शादी करो तो हम तुम्हारी शादी। उसने साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादीशुदा हूं और दोबारा ये बात मुझसे पूछ मत लेना, वरना तुम्हारे कहने पे मैं कहीं जाऊंगी भी नहीं। तो धीरे धीरे ये उसको लगने लगा कि बात पकड़ी जाएगी हमारी और हमको पैसे वापस करने होंगे। उसने रिंकू से संपर्क किया। रिंकू ने कहा कि हम बिल्कुल तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारा हर काम करेंगे, तुमने हमारी बड़ी मदद की है। और ये लोग 12 अगस्त, 13 अगस्त, 16 अगस्त को रैकी करने गए, उसके घर भी गए अलग अलग बहाने से, लेकिन कोई न कोई वहाँ दूसरा मेहमान या दूसरे लोग मौजूद थे कि वो अपना काम नहीं कर पाए। फिर कमलेश और रिंकू ने दोनों ने शाम को थोड़ी शराब पी और फिर खाना खाया। वहाँ से फ़ोन किया लालचंद को कि हम पहुँचने वाले हैं। लालचंद वहाँ उसको लेने आ गया। कमरे में पहुँच गए, देखा आज कोई नहीं है। रात होने का इंतज़ार किया। जब लालचंद सो गया तो रिंकू ने उसके कनपट्टी पे सटाकर गोली मार दी। माँ आई और माँ पीछे पीछे जब आई तो उसका भी गला दबाकर मार दिया गया। 3 प्लेयर तो इस तरह से इसमें, इस पूरे वाक़या में, इस पूरे घटना में 3 प्लेयर्स का आपने जिक्र सुन लिया। माँ तो बेचारी गुनाह बेलज्जत मारी गई, कोई मतलब नहीं उससे, सिर्फ इसलिए कि अगर किसी ने पूछा तो ये हुलिये से हमारी पहचान बता देगी। बेटे ने ज़रूर हम लोगों के बारे में कुछ न कुछ बताया होगा। और फिर उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। और इसीलिए इस धंधे को गंदा कहा गया है। तो वैसे तो ये धंधा बहुत पुराना है और कोई भी प्रकांड विद्वान साहित्यकार, खोजी साहित्यकार इसकी उत्पत्ति नहीं बता सकता कि ये जो वेश्यावृत्ति है या ये जो वृत्ति है इसकी उत्पत्ति कब हुई।
नहीं बता सकता। और ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर मानव के अवतरण के साथ ही साथ किसी न किसी फॉर्म में ये वृत्ति होती रही है, हो रही है और आदि अनादि काल तक होती रहेगी। और अगर आज की घटना को सुनने के बाद आंख बंद करके आप विचार करें तो आपको घिन आएगी। मजबूर लड़कियां या पेशेवर लड़कियां, होटल, रिसेप्शन, कमलेश, रात में 11 बजे बुलाना, किसी के कमरे में पहुंचाना, फिर वहाँ वो क्या होता होगा ईश्वर जाने, कितनी दुर्गति होती होगी उस बच्ची की, उस लड़की की। लेकिन वो शहर से गई है, खुद गई है, कंसेंट देकर गई है। उसके बाद वापस घर आना, इस धंधे में लिप्त सब लोगों को अपना अपना कमीशन का मिलना, कितना गंदा है, घिन आएगी आप। इसीलिए जो बहुत एक कहावत है कि धंधा है पर गंदा है, और इस गंदे धंधे में भी जो भी खरीद फरोख्त करेगा हमेशा जान से जाएगा। इतिहास गवाह है कि इस गंदे धंधे में खरीद फरोख्त करने वाले या तो समाज से बाहर होंगे, दलाल, पिंप, फलाना ढिकाना जितने हैं जो बिचौलिए हैं, या फिर अगर किसी ने इसमें घुस के कुछ भी खरीद फरोख्त की कोशिश की, बहस की, अपनी जिज्ञासा, शरीर की जिज्ञासा के अलावा आपने कहीं जाहिर की, मारे ही जाएंगे। इतना गंदा है ये धंधा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।